चलो जी, घर से निकल चुका हूँ और लगभग 4 बजे के आसपास जो है वो एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। अपनी ये जो फ़्लाइट होने वाली है वो है भाई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से सियोल, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी है, उसके इंचियोन करके एक एयरपोर्ट है, वहाँ तक की अराउंड 6.5-7 घंटे की ये फ़्लाइट होने वाली है। और मेरी जो फ़्लाइट का टाइम है वो यहाँ के इंडिया के है 7:50 का। अब मैं 4 बजे क्यों पहुंच रहा हूँ? वैसे तो देखो इंटरनेशनल फ़्लाइट है, लगभग 3 घंटे पहले जाना चाहिए, जनरल चेकअप वेकअप, मतलब ये पूरा सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है। बट मेन है कि अब ज़्यादातर इंडिया से अगर आप बाहर जाते हो ना, तो जो एयरलाइन वाले हैं ना भाई, वही बहुत पूछताछ कर लेते हैं कि रिटर्न टिकट दिखाओ, वीज़ा दिखाओ। खैर वीज़ा वगैरह तो सब कुछ है। तो इन केस कुछ भी दिक्कत होती है तो आपके पास आधा 1 घंटा ना एक्स्ट्रा रहना चाहिए चेक इन के टाइम पे। पता चले आप बिल्कुल कट टू कट जा रहे हो और फिर आपकी फ़्लाइट ही मिस हो गई इतनी महंगी। तो इसलिए मैं 3 घंटे पहले इंटरनेशनल में और 2 घंटे पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट में जाना प्रेफर करता हूँ। और इसमें 4 घंटे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी करेंसी चेंज भी करवानी है एयरपोर्ट से ही। मेरे को लगा मेरे पास डॉलर पड़े हैं, बट मैंने कल रात ही चेक करा, डॉलर पड़े नहीं थे। तो अब मजबूरन मुझे यहीं के एयरपोर्ट के से ही जो है वो यूएस डॉलर लेने पड़ेंगे कैश में। आई नो थोड़े महंगे पड़ेंगे 1-2 रुपये बाहर से, बट क्या कह सकते हैं भाई, अब टाइम था नहीं तो मजबूरन लेना पड़ रहा है मुझे। बाकी आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कोरियन एयर से, फर्स्ट टाइम है मेरा ये कोरियन एयर में कोई भी फ़्लाइट लेने का। आई होप एक्सपीरियंस अच्छा रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 घंटे की फ़्लाइट है, तो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की फ़्लाइट है, आप समझ लो। जब मैं लंदन से इंडिया आया था तभी थी 8 घंटे की, तो सोचो उतना ही टाइम ऑलमोस्ट लग रहा है, बस 1 घंटा कम आप समझ के चलो। तो डायरेक्ट फ़्लाइट है, कोई ले ओवर नहीं है किसी भी कंट्री में। यहाँ से 7:50 पे फ़्लाइट उड़ेगी इंडिया के, और साउथ कोरिया के सुबह 6 बजे पहुँचा देगी। उस वक्त इंडिया के शायद से रात के 2:30 या 3 बज रहे होंगे, क्योंकि साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में 3.5 घंटे का फ़र्क है। मतलब कोरिया आगे है हमसे 3.5 घंटे। तो चलो एयरपोर्ट चलते हैं, करेंसी चेंज करवाते हैं और फिर आगे का पूरा ट्रिप का प्लान आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एक कंट्री नहीं होने वाली इस ट्रिप पे, ये लगभग 1 महीने की ट्रिप है और 4 कंट्रीज़ कवर होने वाली है, 4 या 3, वो कैसे वो बताऊँगा अभी डिटेल में आपको। फिलहाल चल के जो फॉर्मेलिटीज़ है वो निपटाते हैं। जी लो, पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट। एंड जस्ट अभी मैंने देखा टिकट में, मेरा जो कैबिन बैग है वो 7 किलो नहीं 10 किलो है। तो चलो फिर तो टेंशन नहीं है भाई, क्योंकि 1-2 जैकेट में अगर उन्होंने दिक्कत करी चेकड इन बैगेज में, तो मैं उसमें से निकाल के अपने कैबिन बैग में डाल लूँगा। तो सही है यार, लिमिट का तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है इतनी। ये रही भाई अपनी 7:50 की KE 498 सियोल की चेक इन ओपन है। L नंबर काउंटर पे जाना है अपने को, जो होगा इस तरफ में। चलो भाई, चेक इन करवा लिया है, बोर्डिंग पास मिल गया है, करेंसी चेंज करवाता हूँ। और एक दिक्कत हो गई थी छोटी सी, क्या हुई थी वो पूरा अभी डिटेल में समझाऊंगा। पहले करेंसी चेंज करवा लेते हैं। 15-20 मिनट ही लगे चेक इन में, तो जल्दी निपट गया सारा। मैंने तो आज तक यहाँ इस वाले एयरपोर्ट से करेंसी चेंज करवाई नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं भाई है कहाँ पे। ढूंढता हूँ ज़रा, होगा तो सही 100%। बाकी अराइवल्स में तो होता ही है, डिपार्चर में भी होना तो चाहिए यार। लेट्स सी बाकी। और लगेज का भी कोई इशू नहीं हुआ, 23.9 kgs था, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। एक्चुअल में जो काउंटर में बैठे थे वो कोई और थे, और फिर बाद में एक और भाई साहब आए, वो अपने सब्सक्राइबर ही निकले। और जब सब्सक्राइबर मिल जाते हैं फिर इतना कुछ दिक्कत होती नहीं है, तो स्मूथली हो गया सब 10 मिनट के अंदर अंदर। अब करेंसी मिले और फिर सिक्योरिटी चेक करवा के आराम से बैठ के आपको बताता हूँ कि दिक्कत क्या हो गई थी। और एक बार भाई एयर इंडिया के काउंटर पे भी जाना पड़ रहा है, दिक्कत मतलब यहीं से सॉल्व होएगी, वो हुई क्यों पहले तो यही नहीं पता। इनसे बात करते हैं ज़रा। एक ये टिकट बुक करी थी, ये PNR अपडेटेड दिखा रहा है अभी तक, गो आईबीबो से, गो आईबीबो। अच्छा वही करेंगे कस्टमर के। हाँ, तो मेरी जो आइटनरी है ना भाई, वो है एक्चुअल में इंडिया से साउथ कोरिया, फिर मैं साउथ कोरिया घूमने के बाद चाइना जाने वाला हूँ। चाइना में जा चुका हूँ पहले भी, बट जो वहाँ की 2 मेन सिटीज़ थी, बीजिंग और शंघाई, वो मैंने अभी तक नहीं घूमी थी। तो इस ट्रिप पे वो भी घूम के आऊँगा। वहाँ की 1-2 ट्रेन्स भी मेरे को एक्सप्लोर करनी है, जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे अच्छे से। देन चाइना के बाद मुझे जानता ताइवान। अब ताइवान वैसे तो अलग कंट्री मानता है खुद को, बट चाइना कहता है वो ताइवान का ही पार्ट है। तो अब आप इसको थर्ड कंट्री मानो ना मानो वो आपके ऊपर है।
देन उसके बाद मैं जाऊँगा फिलीपींस। तो ये 4 कंट्री का टूर होने वाला है, 4 या 3 कंट्रीज़ का। और अब इसमें क्या था, मेरी सारी फ़्लाइट टिकट्स बुकड है ऑलरेडी। मतलब यहाँ से साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से चाइना, फिर चाइना से मैं ट्रेन पकड़ के हांगकांग जाऊँगा, हांगकांग से मकाओ जाऊँगा, फिर मकाओ से मेरी फ़्लाइट बुक है ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपी की, और ताइवान से फिर है अब आगे मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल सिटी है। तो प्रॉब्लम क्या हुई है, सारी टिकट्स तो कंफर्म्ड हो गई, बट जो मनीला से इंडिया की टिकट थी ना, वो मैंने गो आईबीबो से बुक करी थी, एयर इंडिया की। वो बुक तो हो गई, पेमेंट भी हो गई, बट उसकी टिकट अभी तक निकल नहीं पा रही। उसमें दिखा रहा है PNR अवेटेड, और वो पिछले 4 दिन से यही दिखा रहा है। तो अब मैंने बताया था ना आपको कि इंडिया से जब भी आप फ्लाई करते हो बाहर, तो जो एयरलाइन वाले होते हैं वो आपसे रिटर्न टिकट ज़रूर मांगते हैं, क्योंकि जनरली लोग बड़े देश में जाके वहीं पे बस जाते हैं, फिर इंडिया आते नहीं हैं, समझ रहे हो। तो उनको ये होता है कि रिटर्न टिकट दिखाओ, वीज़ा दिखाओ। अब मेरे पास बुकिंग तो थी, बट PNR अवेटेड नहीं था। फिर मैंने बताया ना, वो भाई साहब आगे थे काउंटर में जो अपने सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा मैं इनको जानता हूँ, ट्रैवलर है ये, काफ़ी कंट्रीज घूमते रहते हैं, आप जाने दो। तो उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास बना दिया, वरना हो सकता था दिक्कत हो जाती। अब एयर इंडिया वाले कह रहे हैं हमें पता नहीं भाई, गो आईबीबो से बात करो, वही बताएंगे। तो अब देखते हैं, चलो वो टिकट तो अभी 1 महीने बाद की है, तब तक हो सकता है PNR जो है वो क्लियर हो जाए, और नहीं भी होता तो देखा जाएगा, करेंसी चेंज करवाऊँ पहले। चलो जी, इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक हो गया है अपना, और इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा साउथ कोरिया। कह रहे वीज़ा दिखाओ, वीज़ा दिखा दिया, फ़ोन में ही दिखा दिया मैंने। उसके बाद फिर कह रहे कि किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, तो मैंने कहा टूरिज़्म के लिए। तो फ़ोन से ना पता नहीं वो अपनी मशीन में वो वीज़ा कुछ स्कैन कर रहे होंगे, तो हो नहीं रहा था। तो अच्छे थे ऑफिसर, कह रहे अगली बार से प्लीज़ हार्ड कॉपी लाना। मैंने कहा अभी भी है मेरे पास, तो कह रहे दे दो चलो। तो आप भी हार्ड कॉपी निकाल के लाया करो, वीज़ा है अगर। फ़ोन से वैसे चल तो जाता है, बट थोड़ी दिक्कत की बात है, हार्ड कॉपी ले आओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और हाँ, मैंने टिकट का प्राइस नहीं बताया, मेरे को ये टिकट पड़ी है भाई 41,000 की। क्यों पड़ी है 41,000 अभी बताता हूँ आपको ज़रा। एंड भाई 41,000 एक तरफ की, आने जाने की नहीं, जो कि एक्चुअल में बहुत महंगी है, क्योंकि आपको 50 to 60,000 में आने जाने की मिल जाती है। अब हुआ क्या ना, मैंने टिकट बुक कर ली थी अराउंड 15 से 20 दिन पहले, बट मेरा वीज़ा जो है वो अटक गया, मतलब पासपोर्ट भी अटक गया साउथ कोरियन एम्बेसी में, और वीज़ा भी नहीं आया। तो वैसे तो लगते हैं 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता लग जाता है वीज़ा आने में, बट मेरा पासपोर्ट दिवाली की छुट्टियों की वजह से 20 से 21 दिन जो है वो फंसा रहा। 10 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया था, VFS के थ्रू अप्लाई होता है दिल्ली में, और 10 अक्टूबर के बाद मेरा जो पासपोर्ट रिटर्न आया वो 1 को आया, आई गेस 1 नवंबर को। तो ऑलमोस्ट 20-21 दिन बाद। तो वो तो अच्छा भाई, जो मेरी टिकट थी वो मैंने फुल्ली रिफंडेबल वाली करवा रखी थी, क्योंकि टिकट थी आज से 8 दिन पहले की। तो फिर मैंने वो टिकट कैंसिल करी, क्योंकि वीज़ा इतनी लेट आया, पासपोर्ट इतनी लेट मिला, और फिर मुझे अब 3 दिन पहले ही ऐसे मतलब ज़बरदस्ती जल्दीबाजी में टिकट करनी पड़ी, और वो 41,000 रुपीज़ की पड़ी कोरियन एयर की। सारी महंगी थी, मतलब यही सबसे सस्ती दिखा रहा था उस टाइम। बट इसमें अच्छी बात यह है कि कम से कम ये डायरेक्ट फ़्लाइट है, बीच में कोई ले ओवर नहीं है, अपना 6.5-7 घंटे में मैं सीधा कोरिया पहुंच जाऊंगा बढ़िया से। बट आप वो ये अगर कम से कम 20-25 दिन या 1 महीना पहले टिकट बुक करोगे, तो आपको 50 से 60 हज़ार में आना जाना मिल जाएगा, यानी एक तरफ 25 से 30 हज़ार की, जो कि अच्छा प्राइस है, सही है। और जो वीज़ा फ़ीस है ना, वो ऑनलाइन आप देखोगे सिंगल एंट्री है 3500 रुपीज़ शायद से, और मल्टीपल एंट्री है 7200 रुपीज़। मैंने सिंगल एंट्री अप्लाई किया था, और 30 दिन के लिए मुझे मिला है। एंड VFS की फ़ीस लगा के मैंने शायद से कुछ कुरियर भी फ़ीस थी, क्योंकि कुरियर के थ्रू मुझे पासपोर्ट मिला, तो 6-7 हज़ार रुपये लगे थे। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी कितने थे, बट हाँ 6,000 के आसपास ही होगा, आप समझ लो। और इतना डिफ़िकल्ट है नहीं वैसे साउथ कोरिया का वीज़ा, स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर चुके हो पहले। बट थोड़ा सा ट्रैवल हिस्ट्री अगर अच्छी बनी हुई है तो अप्लाई कर दो, जल्दी मिल जाएगा। जल्दी मतलब टाइम में जल्दी नहीं, मेरे खुद 20 दिन लग गए। खैर वो 20 वर्किंग डेज़ नहीं थे, क्योंकि बीच में छुट्टियाँ बहुत आ गई। वैसे वर्किंग डेज 7-8 दिन में आ जाना चाहिए, सैटरडे संडे हटा के होता है, और छुट्टियाँ जो होती है उनको हटा के। ठीक है, चलो अब फ़्लाइट बोर्ड करनी है, अपने पास 2 घंटे है। और हाँ भाई, करेंसी एक्सचेंज का बताता हूँ, यहाँ तो नेक्स्ट लेवल वाला ही सीन चल रहा है। मेरा भाई 11 नंबर गेट है, बस पहुँचने वाला हूँ। 8 नंबर तो आ गया है, ये राइट साइड में। खाली खाली सा लग रहा है बड़ा एयरपोर्ट ना यहाँ पे। खैर साउथ कोरिया की जो फ़्लाइट थी ना, अभी जहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता है वहाँ पे मतलब लाइन लगी हुई थी। उसमें से 50% भाई फॉरेनर थे, 50% ही इंडियन थे। और फॉरेनर्स में भी साउथ कोरियन ही ज़्यादा थे, जो अपने देश शायद वापस जा रहे होंगे। अब बाकी फ़्लाइट में घुस के पता चलेगा। मैंने बिज़नेस क्लास अपग्रेड के लिए पता किया था, तो वो कह रहे फुल है सर, क्योंकि अगर 10-15 हज़ार में मिल जाता तो मैं ले लेता बिज़नेस क्लास ना। 7 घंटे में सोता हुआ जाता आराम से लेट के। अब बैठे बैठे तो नींद आनी नहीं वाली रात भर में, थोड़ी सी वो दिक्कत है। बट चलो कोई बात नहीं, अगर फ़्लाइट ज़्यादा फुल नहीं हुई इकोनॉमी वाली, तो मेरे को शायद मेरी साथ वाली 2 सीटें खाली मिल जाए, तो मैं पैर फैला के सो जाऊँगा।
पर उम्मीद लग नहीं रही है। एक सीट भी खाली मिल गई ना तब भी थोड़ा हाथ पैर फैलाने का अच्छे से स्पेस मिल जाता है, तो कैसे तैसे बंदा सो ही जाता है। बट एक सिंगल सीट पे इकोनॉमी पे सोना 7 घंटे तो इम्पॉसिबल है, और मेरे को खैर नींद भी नहीं आएगी इतनी जल्दी तो इसलिए मैं तो भाई सीरीज़ वीरीज़ डाउनलोड करे आया हूँ। आराम से बैठ के 4-5 घंटे वो देखूँगा, और फिर नींद आएगी तो 1-1.5 घंटा सो जाऊँगा। कल का दिन मैंने ज़्यादा हेक्टिक रखा नहीं है वहाँ कोरिया में, तो रेस्ट करूँगा, नींद पूरी करूँगा, और फिर थोड़ा बहुत जितना होगा घूम लूँगा। ये आ गया जी 11 नंबर गेट। अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे मुझे यहाँ पे, और जो भी दिख रहे हैं वो फॉरेनर्स ही दिख रहे हैं। खैर मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ भाई, मतलब अभी 2.5 घंटे पड़े ऑलमोस्ट फ़्लाइट उड़ने में, तो आराम से बैठते हैं साइड में, और 1-2 चीज़ें और करनी है मुझे, वो भी करता हूँ, और आपको करेंसी का भी बताता हूँ। तो ये देखो भाई, ऑनलाइन जो यूएस डॉलर का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 88.71 रुपीज़, मतलब $1 में यहाँ के इंडिया के 89 ही मान लो आप। और आज का जो बाहर प्राइस मिल रहा था मुझे, वो मिल रहा था 90 रुपीज़ का $1। तो मैंने कहा चलो एयरपोर्ट में ₹1 महंगा होगा, हद मार के ₹2 महंगा होगा, 92 रुपीज़ में दे देंगे। मुझे $500 ही चाहिए थे, तो मैंने कहा ₹1000 का फ़र्क आ जाएगा, कोई बात नहीं, टाइम था नहीं, मैंने कहा एयरपोर्ट पे करवाएंगे। यहाँ आके क्या पता चलता है भाई 98 रुपीज़ का $1 दे रहे हैं, लिटरली 98 रुपीज़। मतलब ऑनलाइन वाले जो प्राइस आ रहा है उससे ऑलमोस्ट ₹10 ज़्यादा। मैंने कहा इतना तो नहीं भाई, फिर ये तो बहुत ₹5000 का फ़र्क आ गया ऑनलाइन, आप देखोगे रेट अगर उससे, तो मैंने लिया ही नहीं भाई, छोड़ो। तो अभी फ़िलहाल स्टेटस ये है कि मेरे पास कैश में सिर्फ $200 पड़े हैं, और इंडियन करेंसी में 45,000 रुपीज़ पड़े हैं, जो वहाँ साउथ कोरिया में तो काम आएगी नहीं इंडियन करेंसी। बट ये है कि $200 मैं संभाल के रखूँगा। पहले कोशिश करूँगा एयरपोर्ट पे जाते ही अपने किसी कार्ड से वहाँ की करेंसी निकाल लूँ, साउथ कोरियन वॉन है करेंसी का नाम, और इन केस इमरजेंसी अगर पड़ती है तो मैं फिर डॉलर को चेंज करवाऊँगा, वरना मैं नहीं छेड़ूंगा उसको भाई, क्योंकि $200 तो कुछ भी नहीं है, 16-17 हज़ार रुपये में तो क्या ही होगा। खैर देखो, फ़्लाइट्स मेरी ऑलरेडी बुकड है, होटल्स भी ऑलमोस्ट बुकड है, कुछ मेरे को बुक करने पड़ेंगे, वो मैं ऑनलाइन कर दूँगा अपने कार्ड से। तो कैश की नीड इतनी जगह पड़ने नहीं वाली, बट फिर भी मैं सेफ्टी के लिए भाई लेकर चलता हूँ $1000 एटलीस्ट, मतलब इंडिया के 80-90 हज़ार रुपये, जो हर बार बच ही जाते हैं, क्योंकि कार्ड से काम बन जाता है लगभग सब कंट्रीज़ में। पर कुछ कह नहीं सकते कब फंस जाए बंदा, है ना, तो इसलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या जुगाड़ बनता है। अच्छा, ये साउथ कोरिया की रोड ट्रिप होने वाली है, बट अपनी स्कॉर्पियन के साथ नहीं होएगी, मैं वहीं पे जाके गाड़ी रेंट लेने वाला हूँ, जो मैं बुकिंग अभी करूँगा। जी हाँ भाई, कल गाड़ी लेनी है और अभी तक मैंने बुकिंग नहीं करी आलस में, तो अभी कर देता हूँ बुकिंग फटाफट से। और दूसरा, एक अराइवल कार्ड है ऑनलाइन, वो भरना है भाई पहुँचने से पहले, जो आपकी फ़्लाइट मतलब जिस दिन की भी है उससे 3 दिन पहले आप भर सकते हो कभी भी, तो 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन या सेम डे भी भर सकते हो। तो ऑनलाइन वो भर देता हूँ, 5 मिनट का काम है, और गाड़ी वाड़ी बुक कर देते हैं। कौन सी गाड़ी ले रहा हूँ, क्या रूट रहेगा, कौन कौन सी सिटीज़ एक्सप्लोर करूँगा, कैसे एक्सप्लोर करूँगा वहाँ पे, वो सब आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल ही जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि मेरा एम है कि दुनिया की 100 कंट्रीज़ में बाय रोड मतलब ड्राइविंग करना। अब देखो, जितनी कंट्रीज स्कॉर्पियन से होएगी उतनी स्कॉर्पियन से करेंगे, जितनी रेंटल गाड़ियों से होएगी रेंटल से करेंगे। मेन तो है गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस लेना है हर कंट्री में अपनी ना, तो उसमें से अब एक साउथ कोरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। तो देखो, ये मेरा वीज़ा है, इसके सेकंड पेज में ना ये लिखा हुआ है गाइडलाइन पूरी अराइवल कार्ड की, और ये स्कैन करना है मुझे बस, और फिर इनकी वेबसाइट पे पहुंच के डिटेल डालनी है। और ये देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 days प्रायर टू दी देयर एंट्री टू कोरिया, 3 दिन वाला जो मैंने बताया था आपको। अच्छा, जिस दिन वीज़ा जो है आपका लगता है ना, उससे 3 महीने तक की वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी का मतलब अगले 3 महीने में आप कभी भी कोरिया जा सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ डेज़ का जो स्टे है वो सिर्फ 30 दिन है, यानी एक बार पहुँच के आप 30 दिन तक रह सकते हो, उसके बाद आपको कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये होता है मतलब वैलिडिटी वर्सेस नंबर ऑफ डेज का स्टे जो है। लो भाई, ई अराइवल कार्ड भर दिया है, 5 मिनट ही लगे। और हाँ भाई, इस वाले फॉर्म में ना आपसे रिटर्न टिकट का भी डिटेल पूछा था कि कब आप एग्जिट करोगे कोरिया, कौन सी कंट्री जाओगे, फ्लाइट का नंबर क्या है। हालांकि PNR नंबर वगैरह नहीं मांगा, बट रिटर्न टिकट तो बुक करके ही आना तो ज़्यादा बढ़िया, वरना यहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है इमिग्रेशन में। फ़्लाइट जो अपना एयरलाइन है वो भी दिक्कत कर सकती है, और वहाँ के इमिग्रेशन भी दिक्कत कर सकती है कि आपकी रिटर्न टिकट क्यों नहीं है। तो ठीक है, ये कर लेना। चलो, एक काम निपट गया, अब भरते हैं फटाफट से, बुकिंग करते हैं गाड़ी की। बीच बीच में ना गेट चेक करते रहने चाहिए, ये कभी कभी चेंज कर देते हैं। अभी तो चलो अपना 11 नंबर ही है गेट। चलो जी, चलो बोर्डिंग शुरू हो गई है, लेट्स गो, चलते हैं। भाई फ़्लाइट तो ऑलमोस्ट फुल है, लेकिन आते ही एक तो पानी की बोतल मिल गई हिमालयन की, देन एक ये डिस्पोजेबल वाले स्लीपर्स चप्पल टाइप की मिल गई, एक टूथब्रश और पेस्ट मिला है साथ में, एंड एक ये ब्लैंकेट होगा ओढ़ने के लिए, और एक इसमें पिलो है अपना।
तो ये सारी चीज़ें मिली है इकोनॉमी में। इसके अलावा साथ में ईयरफोन्स मिले हैं, इसमें कनेक्ट करके हम जो भी है वो मतलब मूवी वगैरह देख सकते हैं। इंग्लिश में पता नहीं होगी कि नहीं होगी। बाकी यहाँ पे एक हैंगर है, ये छोटा सा रिमोट है इसका। एक यहाँ पे ट्रे दे रखी है जो भाई इस तरह से अनफोल्ड हो जाती है खाना वाना खाने के लिए। और ऊपर करके इसमें ये कप होल्डर है, मतलब कुछ बोतल या कप रखनी हो। बाकी यहाँ पे पॉकेट अच्छी खासी, कुछ मैगजीन्स वगैरह दे रखी है। लेग रूम देखोगे आप तो ठीक ही है, मतलब आराम से फैल के बैठ सकता हूँ मैं। और सीट भी जो है रिक्लाइन हो जाती है। बाकी 2 सीट हमारी इस तरफ है, बीच में 3 है और उधर की साइड भी 2 है। तो 2 3 2 7 की सीटिंग हो गई टोटल। बस थोड़ी देर में भाई अब टेक ऑफ करने वाला है अपना प्लेन। ये सामने देखो भाई एयरलाइन दूसरी खड़ी हुई है और अपनी है ये कोरियन एयरलाइन। विंडो भाई थोड़ी सी गंदी हो रही है बाहर से, बट फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रात की फ़्लाइट है तो कुछ दिखना तो वैसे भी नहीं है बाहर का अंधेरे में। जो देख सकते हो अभी देख लो बस, उसके बाद तो आसमान में अंधेरा ही अंधेरा होगा। और सीट्स भाई 2 इधर है, बीच में 4 है फिर 2 है, तो मैंने बीच में गलती से 3 बोल दिया, 3 नहीं है, बीच में 4 है। तो टोटल 8 सीटें हो गई एक लाइन में इकोनॉमी की। और सामने की साइड में वहाँ पर जो है वो बिज़नेस क्लास है उधर दूसरी तरफ में। बाकी गेम्स वेम्स काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। मूवीज़ देखते हैं भाई, इंडियन मुझे तो नहीं लग रहा होगा होगी कि ये मूवी है। ये देखो मतलब फिर अनाउंसमेंट हो गई। ये अनाउंसमेंट होती है तो स्क्रीन वो हो जाती है। खैर बाहर की मूवीज़ थी, इंडियन तो मुझे दिखी नहीं कोई भी। खैर मैं अपने फ़ोन में डाउनलोड करके लाया हूँ, अपने ईयरफोन लगाता हूँ और मूवी या फिर जो भी शो वगैरह वो देखता हूँ। और मैंने जो है वो स्पेशल मील के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, तो उसमें शायद से मुझे हिंदू वेज मील मिलेगी। तो देखते हैं क्या देते हैं ये लोग खाने में। अब वैसे तो इंडिया से टेक ऑफ कर दिया तो खाने का टेस्ट अच्छा ही होगा, बट एयरलाइन कोरिया की है तो लेट्स सी। अच्छा बाकी फ़्लाइट में भाई फ्री वाईफाई भी है, ये देखो कोरियन एयर इन फ्लाइट। बट ये कब चलेगा पता नहीं, शायद से 10,000 फीट की हाइट के बाद चलता है। साइन इन करना पड़ेगा ये। अच्छा नहीं हो गया, यू आर कनेक्टेड, डायरेक्ट कॉपी करना है लिंक, देन ब्राउज़र में पेस्ट। ये अपनी फ़्लाइट है। कनेक्टिविटी अभी देखो कनेक्शन अनअवेलेबल दिखा रहा है, मैंने बताया ना उड़ जाएगी फ़्लाइट, उसके बाद वाईफाई चलेगा शायद। और इंडिया के ऊपर भी नहीं चलेगा ऐसा लिखा था, मैंने पता नहीं कहीं तो पढ़ा था। तो इंडिया से बाहर जाते ही फिर होगा। चलो जी टाइम पे रनवे पे जाने के लिए तो फ़्लाइट हो गई है रेडी। होपफुली टेक ऑफ भी जल्दी कर लें। तो मैं मूवीज़ दिखा रहा था, ये देखो भाई बाहर की है ज़्यादातर, कराटे किड हो गई, जुरासिक वर्ल्ड वगैरह हो गई। इंडियन तो मूवी कोई भी नहीं दिखेगी इसमें। वो मिल जाए बस फ़्लाइट वाला ना, जिसमें कहाँ पहुँच गए उसके हिसाब से बताता रहे। ये है योर ट्रिप 3D मैप, इसमें पता चल जाएगा फ़्लाइट कहाँ पर है अपनी। अभी फ़िलहाल हम देखो न्यू दिल्ली में है और मेरठ वाले रूट से निकलेगी फ़्लाइट आगे जाके। नेपाल के ऊपर से जा रही है यहाँ से, देखो है ना तिब्बतन प्लेट्यू है पूरा का पूरा। तो इंडिया एग्जिट करते ही शायद से वाईफाई चलने लग जाएगा। बाकी लेट्स सी। आगे देखो कैमरा भी लगा हुआ है आगे और पीछे, बट अंधेरा इतना है कि ढंग से दिखेगा नहीं। है देखो, खैर अपनी खिड़की से दिख जाएगा अच्छे से। बाकी आउटसाइड टेम्परेचर अभी भाई 24-25 डिग्री हो रहा है, 25 डिग्री है देखो सेल्सियस में। और साउथ कोरिया में हो रहा होगा लगभग दिन के टाइम पे 7-8 डिग्री। तो दिल्ली में तो अपनी थोड़ी गर्मी ही है अभी, वहाँ जाके बिल्कुल ठंड मिलेगी प्रॉपर। तो भाई यहाँ पे इन्होंने अराइवल कार्ड दिया है, बट ये कह रहे शायद आपको ज़रूरत पड़ेगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ई अराइवल भर दिया है। तो ये इस तरह का ही फॉर्म था ऑनलाइन, वो ऑलरेडी मैं भर चुका हूँ। और ये येलो वाला है हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भरना पड़ेगा शायद से। तो भर देंगे, सुबह ही भरूंगा। अभी तो क्या खाना वाना खा लिया, मस्त खाना था इंडियन। पालक वालक थी, चावल थे, पनीर की सब्ज़ी थी, वो सब आपको दिखाया मैंने। चलो जी लैंड कर चुके हैं हम साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी सियोल में। और बाहर का टेम्परेचर देखो भाई 11 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। एंड टाइम हो रहा है यहाँ के 6:10 और इंडिया के 2:40, तो करेक्ट टाइम पे ही है ऑलमोस्ट। यहाँ से देख के लग नहीं रहा ठंड हो रही है भाई, बट एक्चुअल में 11 डिग्री है तो ठंडा ही होगा काफ़ी। लोग एज़ यूजुअल खड़े हो चुके हैं, बट अपन थोड़ा लास्ट में ही निकलेंगे, कोई नहीं सुबह सुबह वैसे भी क्या ही करना है। तो भाई एयरपोर्ट पे तो हीटिंग कर रखी है इन्होंने अच्छे से, फ़्लाइट में भी भाई गर्म कर रखी थी पूरी। देखो ना हिंदी में लिखा हुआ है कोरिया में आपका स्वागत है। क्या बात है भाई। चलो जी चलो, इमिग्रेशन कंप्लीट करते हैं, देन अपना लगेज लेते हैं। वॉशरूम बने हुए हैं, यहाँ से निकलते पहले वॉशरूम ही चलते हैं। यार मुझे लगा था ये टर्मिनल 1 है यहाँ का इंचियोन एयरपोर्ट का, बट शायद से ये टर्मिनल 2 है।
तो अभी मैंने जो गाड़ी बुक करी थी वो T1 से बुक कर दी गलती से, और यहाँ से T1 15 मिनट दूर है। मतलब आपको टैक्सी या फ्री बस भी है इनकी, बस लेके आप जा सकते हो। तो पूछता हूँ पहले तो उनसे व्हाट्सएप पे, क्या पता वो T2 पे ही आ जाए गाड़ी लेके, तो बढ़िया हो जाएगा। लगेज भाई अपना आ रहा है, ये रहा 498 का 12 नंबर बेल्ट पे। इमिग्रेशन हो गया भाई अपना, लिटरली एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा, सिर्फ पासपोर्ट लिया, अपने आप स्कैन वैन मारा, इनके पास वीज़ा आ ही जाता होगा डिटेल, मतलब कुछ भी नहीं पूछा भाई, लिटरली कुछ भी नहीं, ना ही नाम पूछा, ना ही रिटर्न टिकट पूछी, ना ही वीज़ा पूछा, क्यों आए हो, कैसे आए हो, कुछ नहीं पूछा। लिटरली 10 सेकंड में मेरा बस एक स्टिकर सा लगा दिया पासपोर्ट में, जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, और स्टिकर लगा के जाने दिया। मतलब वेलकम टू कोरिया तक भी नहीं बोला भाई, शांति बिल्कुल लेडी ऑफिसर। चलो लगेज उठाते हैं।